बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल यार सितमगर, जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 13वीं और हो सकता है ये लास्ट एपिसोड हो। लग तो रहा है कि ये लास्ट एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात को देर से सोने के बावजूद वो सुबह फजर के वक्त ही जाग गई। अपने साथ ज़बरदस्ती ईमान को भी जगा दिया। शहरी और मूसा थोड़ा लेट उठे थे। उनके उठने से पहले वो दोनों बहनें नमाज़ पढ़कर वॉक से होकर आने के बाद मार्केट से नाश्ते का सामान भी ले आई थी। फाज रात को ही वापस चला गया था। शहरी जब नींद से भरी आंखें मसलते हुए किचन में आया, अमल सर पे स्कार्फ लिए चूल्हे के आगे खड़ी होकर आलू वाले पराठे बना रही थी, जबकि ईमान उसकी दूसरी जानिब मेज़ पर बैठकर पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। शहरी ईमान के साथ पड़े छाबे में से एक नवाला तोड़कर मुंह में रखते हुए बोला, मानी, क्या मेरी गुनहगार आंखें कोई ख्वाब देख रही हैं? नहीं बदतमीज़ इंसान, बंदा हाथ ही धो लेता है, ना ब्रश किया है, आते ही मेरे रिस्क पे हमलावर हो गए हो। एक नवाले पे तुम्हारी जान निकल रही है और ले लेना ना दीदी, वो शहरी को जवाब देते हुए बोली। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी बहन ने अपने हाथ से पकाकर कुछ खिलाया है। आज का दिन हिस्ट्री की किताबों में शामिल होगा। शहरी मज़ीद एक नवाला तोड़ने को पर तोल रहा था जब ईमान ने उसके हाथ पे थप्पड़ मारकर उसको एक तरफ धकेल दिया। अभी नाश्ते से फारिग ही हुए थे कि गांव से ताई अम्मी और ताया अब्बू आ गए। काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था। सब शिकवे शिकायतें होने के बाद मंजर साफ़ हो गया। फूफियाँ भी आ गई। एक दफ़ा तो घर की पुरानी रौनकें लौट आई। इसी दौरान ईमान का रिश्ता देखने भी गए, जो अमल को पसंद आया, मगर उसने आखिरी फ़ैसला ईमान पे छोड़ दिया। ईमान को क्या एतराज़ होना था? यूँ अमल की वापसी से एक दिन पहले ईमान की मंगनी कर दी गई। रिश्ता भी फाज लाया था, सारा इंतज़ाम भी उसी ने देखा था। अब ईमान को अंगूठी पहनाकर वो लोग गए थे जब अमल ने सबकी मौजूदगी में अपनी सीट का जिक्र किया, जो उसने कल रात ही बुक करवाई थी, क्योंकि जब उसको ये पता चला कि मूसा के पासपोर्ट पे 2 साल का वीज़ा पहले ही मौजूद है, जो फाज ने पिछली दफ़ा लगवाया था। अब तो बस उसने टिकट ही लेनी थी। सबके संजीदा चेहरे देखकर उसने कहा, आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द मूसा को मिलवाने के लिए ले आऊँगी। नौजवान नस्ल को वहाँ से जाने का इशारा किया गया। अमल को समद भाई ने बैठने का इशारा किया। खुद भी उसके सामने वाली सीट पे अम्मा जी के बराबर बैठ गए। ताया अब्बू गहरी नज़रों से अपने बेटे का जायज़ा ले रहे थे, जो इस वक्त दोनों हाथ कमर पे बांधे सर बुलंद किए खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी थी। अब्बा जी ने पहल की, तुम दोनों का क्या फ़ैसला है? अमल ने बारी बारी सबकी शक्ल देखी। जब उन दोनों में से कोई ना बोला तो अब्बा जी एक दफ़ा फिर बोले, फाज, तुम क्या चाहते हो? अब्बा जी, जो मैं चाहता हूँ वो पूरा करना आपके बस में नहीं है। आप अमल से पूछ लें ये क्या चाहती है। जो इसको मंजूर हुआ मैं उस पर अमल कर दूँगा। अमल की हथेली पे पसीना आ गया। अमल पुत्र, कभी कभार बड़ों से भी गलती हो जाती है। जो भी गुस्सा है उसको एक तरफ रख कर अपने मरहूम बाप के इस भाई को माफ़ कर दो, जो उसके जाने के बाद उसकी औलाद का ख्याल नहीं कर सका है। फाज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी माँ ने उस पर शादी का जितना ज़ोर दिया उसकी ना हाँ में नहीं बदली। ना मुझे ऐसा होता नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे मुआशरे में बुढ़ी रूट कर महक के जाए, पीछे से शौहर दूसरी शादी खड़का लेता है। मेरा बेटा, जिसने नौजवानी से लापरवाह बेफिक्र ज़िंदगी गुजारी है, जो सरेआम लड़कियों के साथ नज़र आता था, अब वो औरत का नाम भी नहीं लेता है। और ऐसा क्यों है? हम सब तो जानते हैं, वो एहसास जुर्म में है। ताहब, मैंने उसको माफ़ कर दिया हुआ है। फिर तुम वापस इंग्लैंड क्यों जा रही हो? अगर तुम दोनों में माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है तो असूली तौर पर तुम दोनों को अब इकट्ठे रहना चाहिए। ताई अम्मी की बात पे वो होंठों पे ज़बान फेर कर बोली, हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। ताई अम्मी बोली, ठीक है, फिर तलाक ले लो, इस किस्से को यहीं ख़त्म करो और दोनों अपनी अपनी अलग अलग राह लो। अमल कुछ देर उनकी शक्ल देखती रही, फिर बोली, अगर फाज तलाक देना चाहता है तो दे सकता है। उसने अगर अपनी मर्ज़ी से तुम्हें तलाक देनी होती तो ये 4 साल कम नहीं थे, कब का दे चुका होता। तुम इससे मांगो, वो तब ही देगा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए इस बात पे ज़ोर दे रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ दिल नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, कोई क़यामत थोड़ी ना आएगी। अल्लाह ने तलाक रखी ही इसलिए है। तुम जवान हो, हमारे मुआशरे में तो वैसे ही लड़कियों के अच्छे रिश्तों का मसला है, तलाक याफ्ता का तो और भी मुश्किल हो जाता है। उनकी बातों से अमल का दिल घबराने लगा। वो तेज़ी से बोली, ताई अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। जब कोई अच्छा साथी मिला मैं फाज को नोटिस भेज दूँगी, मगर अभी मैंने इस सब के बारे में सोचा नहीं है। मुझे बस मूसा के साथ वक्त गुजारने की खुशी है। मेरा सारा फोकस इस पे होगा कि इसका वहाँ दिल लग जाए।
ताई अम्मी ने ताया अब्बू की तरफ देखा, फिर समद को मुखातिब करके बोली, तुम ही इनको समझा दो, तुम्हारी तो बहन है, इसको तलाक करवा दो और वक्त से किसी अच्छी जगह देखकर इसका निकाह करवा दो। इस पे रहा तो अगले 4 साल भी इसी तरह गुजरने हैं, ना हंसने बसने वालों में, ना उजरों में। समद भाई अपने भाई के दिल की लय को सुन सकते थे कि जब जब तलाक का जिक्र आता था फाज के चेहरे का रंग बदल जाता था। वो जानते थे वो किसी सूरत भी अमल को तलाक देने का इरादा नहीं रखता है, पर अगर अमल ने ऐसा फैसला कर लिया तो फाज उसको ना भी नहीं करेगा। मगर इस वक्त वो अमल के जवाब पे हैरान थे कि वो क्यों इनकार कर रही थी, वो क्यों नहीं इस बात को ख़त्म कर रही। वो बोले, अम्मा जी मेरा ख्याल है इन दोनों को इनके हाल पे छोड़ देते हैं, हो सकता है आने वाले महीने साल में ये लोग कोई बेहतर फैसला लेने के काबिल हो जाएं। मगर हम लोग मूसा के बगैर कैसे रहेंगे? इन दोनों की वजह से वो क्यों बर्दाश्त करे? मेरा तो दिल करता है मूसा को अपने साथ ले जाऊं और इन दोनों से हर ताल्लुक़ तोड़ दूं। अम्मा जी आप दीदा होकर वहाँ से चली गई, अब्बा जी भी अफसरदा से चले गए। फाज भी चुपचाप उनके पीछे चला गया। अमल ने समद भाई की तरफ देखा, क्या मैं गलत कर रही हूँ? गलत वो होगा जो तुम लोग एक छत तले रहने लग जाओ मगर दिल में हनूज नफरत पलती रहे। इसका मूसा पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मगर मैं इस बात पे हैरान हूँ, तुम मुझसे अलहदगी क्यों नहीं मांग रही हो? पता नहीं समद भाई, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है। हो सकता है आने वाले कल में कुछ तब्दीली आ जाए। फ़िलहाल मैं मूसा के साथ रहना चाहती हूँ। वो तुमसे मोहब्बत करता है। जो भी सोचो इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखना। अगर वो कल वाला फाज होता तो मैं कभी तुम्हें उसके हक़ में कायल करने की कोशिश न करता। मगर ये फाज वो आदमी है जिसने अपनी गलती मानी है, ना सिर्फ शर्मिंदा है बल्कि उसने अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर लिया। जब इंसान बेहतरी के लिए इतनी कोशिश करे, एक चांस देना तो उसका हक़ बनता है। मगर फिर कहूँगा, ये तुम दोनों की ज़िंदगी है। इर्द गिर्द के माहौल के असरात से जो होना था हो गया, अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। अमल गहरी सोच में डूबी हुई थी, गहरी सांस लेकर रह गई। कल उसकी फ़्लाइट थी और अभी तक उसने पैकिंग भी नहीं की थी। सबने बारी बारी उसको समझा कर देख लिया मगर अमल की ना हाँ में ना बदली। सुबह 8 बजे का वक्त था। वो लोग 10 मिनट लेट हो गए थे। बाकी सब घर पे ही मिल लिए थे। उनको छोड़ने शहरी और फाज आए थे। ईमान ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं मज़ीद दुखी हो जाऊंगी। अमल चेक इन के खुलने का इंतज़ार कर रही थी। शहरी बाहर ही रुक गया था मगर फाज कोई कार्ड दिखाकर अंदर लाउंज में आ गया था। मूसा के साथ खड़ा होकर हंस हंस कर बातें कर रहा था। आप खूब तस्वीरें लेना, फिर मुझे भेजना। पर बाबा आप साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? पहले तो हम हमेशा इकट्ठे ही लंदन जाते थे। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो ख़त्म होते ही आपके पास आ जाऊँगा। क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम पक्के वाला प्रॉमिस। आपका जब दिल करे आप मुझे कॉल कर लेना। मम्मा को तंग नहीं करना है। बाबा मूसा अच्छा बच्चा है। फाज का दिल अंदर से डूब रहा था मगर मूसा के सामने मजबूत बना हंसता रहा। अमल उन दोनों को देख रही थी। चेक इन की अनाउंसमेंट हो गई। फाज ने आखिरी दफ़ा मूसा को गले लगाया और उसके गाल पे प्यार करके बाहर चला गया। मूसा कितनी देर तक शीशे के पास खड़ा होकर बाप को बाहर की भीड़ में गुम होता देखता रहा। चेक इन करने के बाद वो लोग डिपार्चर लाउंज में आ गए। अभी बोर्डिंग में आधा घंटा बाकी था। अमल मूसा को वॉशरूम का चक्कर लगवा कर लाई। सारा वक्त वो उसको नोट करती रही। वो बहुत ज़्यादा खामोश था। चेहरे पे उदासी के डेरे नज़र आ रहे थे। बार बार मुड़कर बाहर की जानिब देखता। 2-3 दफ़ा एक ही सवाल दोहरा लिया, क्या बाबा चले गए हैं? उधर से बोर्डिंग का ऐलान हो गया। अमल ने सोचा जब रश ख़त्म हो जाएगा गेट की जानिब जाएगी। यूं ही मूसा को मुखातिब करके बोली, क्या मूसा मम्मा के साथ खुश नहीं है? मूसा ने सरस बात में लाया और बोला, मम्मा मूसा सैड है। अमल ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए शफकत से पूछा, मेरी जान क्यों उदास है? जब मूसा के पास बाबा थे तो मम्मा नहीं थी। आज मम्मा है तो बाबा मूसा से दूर हो गए। क्या मूसा दोनों के साथ नहीं रह सकता? जैसे गांव में सब बच्चे अपने मम्मी बाबा के साथ रहते हैं, मेरे पास बस एक ही क्यों होता है? अमल बुत बनी उसका चेहरा देखती रह गई जो एक दफ़ा फिर उदास नज़रों से मजमे में अपने बाप को ढूंढ रहा था। अमल की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसने मूसा को सीने से लगाकर सिसकी भरी, उसका चेहरा हाथ में लेकर वालहाना चूमा। क्या मेरे बेटे ने बाबा के पास रहना है? मूसा बोला, सॉरी मम्मा मैं आपको तंग कर रहा हूँ। बाबा ने मना किया था कि आपके सामने उनको याद नहीं करना है। मगर मम्मा ऐसा क्यों है? बड़ी अम्मा बड़े बाबा की वाइफ है, वो तो सब एक साथ एक घर में रहते हैं। आप और बाबा क्यों अलग रहते हैं? वो रोते हुए बोला, मूसा को दोनों एक साथ क्यों नहीं मिल सकते? मूसा वांट्स टू लिव विद बोथ ऑफ यू। अमल उसको रोता देखकर मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। उसने मूसा के आंसू साफ किए क्योंकि उनकी बोर्डिंग की कॉल आ रही थी। अब वक्त नहीं,
जैसे ही अमल और मूसा अंदर गए थे, शहरी वापस चला गया था। वो उदास तो था, मगर फिर भी पूरी उम्मीद था कि अब अमल से जल्द मुलाकात हुआ करेगी। फहाद बाहर आया और गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा बेख्याली में आते जाते लोगों को देख रहा था। वो आदमी जो सुबह नाश्ते से पहले अपने सारे दिन की मसरूफियत का टाइम टेबल पढ़ने के बाद उर्दू इंग्लिश अखबार छान लेता था, इस वक्त यूँ लापरवाह खड़ा था जैसे दुनिया में करने को कोई काम न बचा हो, या शायद अंदर की चाहत ख़त्म हो गई थी। साइड से गर्दन मोड़कर सामने देखा तो पहली झलक में अमल अपनी जानिब आती दिखाई दी, मगर वो यहाँ क्या करेगी। फहाद ने फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर वक्त देखने के बाद वापस जेब में डाल लिया। जहाज़ उड़ने में सिर्फ 2 मिनट बाकी बचे थे। फिर यहाँ से कहाँ जाऊँगा। पहले उसकी नज़र अपने बिल्कुल सामने आकर रुकने वाली लेडीज़ जूतों पे पड़ी। नज़र ऊपर को होती हुई आंसू से भरी आंखों से टकराई। अमल, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? क्या कोई इशू निकल आया? वो सीधा होते हुए एक ही सांस में कई सवाल कर गया। अमल ने हाथ में पकड़ा बैग नीचे रखा और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा मूसा के लिए खोलकर उसको बैठने का इशारा किया। मूसा ने कार में बैठने से पहले बाप को देखकर शर्मिंदगी से कहा, सॉरी बाबा। फहाद ने अमल को फिर से पूछा, हुआ क्या है? कुछ बताओ भी तो। मूसा क्यों सॉरी कह रहा है? और तुम रो क्यों रही हो? अमल ने कार का दरवाज़ा बंद किया और भराई हुई आवाज़ आंखों से बोली, तुम वापस क्यों नहीं गए? अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? फहाद थोड़ी देर के लिए कुछ कह न सका। इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद धीमे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। अमल आंसू साफ करते हुए बोली, घर जाते और कहाँ जाना था? फहाद ने सर खुजाते हुए कहा, घर तो मेरा बैरून मुल्क रवाना हो रहा है। अमल के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। बोली, तुम यहाँ उदास खड़े हो, वो अंदर रो रहा था। जब उसके बगैर रह नहीं सकते हो तो इसको मेरे साथ इतनी आसानी से क्यों भेज रहे थे? रह तो मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं सकता हूँ, मगर ज़िंदगी के दिन गुजर ही रहे हैं ना। मुझे ये सुकून रहता वो तुम्हारे पास है। अमल के रोने को ब्रेक लगने के बजाय मज़ीद तेज़ी आ गई, जिस पे वो सुर्ख आंखों से पूछने लगा, रो क्यों रही हो? हालात की सितम ज़रीफ़ी पे रो रही हूँ। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा है? फहाद ने हाथ बढ़ाकर अमल के गाल को साफ करना चाहा। अमल ने हाथ झटक दिया। रोते हुए बोली, मूसा के सवाल ने मेरा दिल चीर दिया। वो इतनी सी उम्र में मेरी वजह से इतना बड़ा दुख उठाने जा रहा था। वो कहता मूसा को माँ और बाप में से किसी एक को क्यों चुनना पड़ता है? वो दोनों को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता है? जैसे उसके बाकी कज़न्स के पास मम्मा भी हैं और बाबा भी हैं, मूसा के पास एक वक्त में एक ही रिश्ता क्यों होता है? फहाद के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। अमल रोते हुए बोली, न जाने ये बात इसके दिल में कितनी दफ़ा आई होगी जो आज लबों तक आई है। तुमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। सो फाज औरंगज़ेब, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं? देखो ना फाज, जिस रिश्ते में मेरी जान रही है, तुम हर उस रिश्ते की जान रहे हो। अभी तुम्हारे गर्विदा थे, मेरी अम्मू तुम्हारी दीवानी थी। अब मेरे जिगर का टुकड़ा तुम्हें देख देख कर जीता है। तुम्हारी जड़ें मेरी ज़िंदगी में इस कदर गहरी हैं, मैं किस किस हवाले से तुम्हें इग्नोर करूँ? मोहब्बत का गम है, मिले जितना हो कम है, ये तो ज़माना नहीं जान पाएगा। मैं अपने बेटों को इसकी खुशी देना चाहती हूँ। फहाद ने नफ़ी में सर हिलाया। अमल झटकी, क्या मतलब है? तुम नफ़ी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मजबूरी बनकर नहीं रहूँगा। मूसा बच्चा है, अभी ना समझ है, वक्त के साथ सच जानेगा, समझ आएगा। बच्चे तो ज़िद करते ही हैं, मगर मैं मूसा की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। अगर मुझे ऐसा कोई समझौता करना होता तो मैं उस वक्त करता जब ये बहुत छोटा था। तब मैं उसकी खातिर तुम्हारे पैर पड़ जाता, जैसे पहले तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था, इस दफ़ा भी कर लेता। लंदन कौन सा दूसरे सियारे पर था, मैं मूसा का बहाना बनाकर तुम्हें अप्रोच कर लेता, मगर नहीं किया है। याद है तुमने मुझसे एक दफ़ा मेरी कीमत पूछी थी? मेरा जवाब आज भी वही है। मेरे पास आना है तो मेरी चाहत में आना। 40 दिन तक कोई सदके दिल से चल कर उसको भी मकसूद मिल जाता है। क्या मेरे इतनी सालों की तड़प ने तुम पे कोई असर नहीं किया है? मैं खाली झक्की मारता रहा हूँ। अमल रोना भूलकर उसकी शक्ल देख रही थी। फाज बोला, अभी फ़्लाइट गई नहीं है। माँ बेटा अपने बैग उठाओ और चलते बनो। अमल पहले उसको बेयकीनी से देखने लगी, फिर उसको गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर सीट के दरवाजे के आगे सेट आया। हटो सामने से। अपना हैंड बैग पकड़ा और दरवाज़ा खोल के कार में बैठ गई। फाज ने उसकी खिड़की बजाई। अरे तुम लोग यहाँ कहाँ घुस रहे हो? जहाज़ उस तरफ है। फाज के चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट देखकर अमल उसका मंसूबा समझ गई, इसलिए बेनियाज होकर बैठ गई। वो दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ गया। अमल उसको वार्निंग देते हुए बोली, तुम जो उगलवाना चाह रहे हो ना, वो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा भांडा कल समद भाई ने फोड़ा था। कुछ मुझे अभी ने बहुत पहले बता दिया था। फाज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, क्या बता दिया था? अब्बा ने कहा था फाज की बातों और हरकतों से हमेशा ये तासुर मिला है कि वो तुम्हें यानी मुझे अमल को पसंद करता है।
फहाज बड़े अरसे बाद अपनी पुरानी जौन में बोला, हाय मेरे मासूम चचा, और मौलवी ने तुम्हारे क्या कान भरे हैं, यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये साला हमेशा तुम्हारे हक में बयान देता है। अब बताइए बेगम साहिबा, खादिम के लिए अगला क्या हुक्म है, कहाँ लेकर चलूँ? अमल ने गर्दन मोड़कर पिछली सीट पर मूसा को देखा, जो माँ को देखकर बोला, क्या आप दोनों लड़ रहे हैं? दोनों बैक वक्त बोले, नहीं तो। अमल ने फहाज को देखा, फहाज ने अमल को। आंखों में नरमी थी। अमल वापस मूसा को देखते हुए यकीन दहानी करवाने लगी। हम क्यों लड़ेंगे? अमल सीधी होकर बैठी। फहाज ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अमल ने एक दफ़ा उसके हाथ को देखा, एक दफ़ा बैक मिरर में नज़र आते मूसा को, और धीरे से अपना हाथ फहाज के हाथ में दे दिया। वो जानती थी ये खाली जेस्चर नहीं था, वो हाथ मांगकर उसकी रजामंदी मांग रहा था, उसका वादा मांग रहा था, अगले शुरू होने वाले नए सफ़र में अमल का साथ मांग रहा था। उसकी आंखों से एक दफ़ा फिर कतरा कतरा आंसू निकलने लगे, जिसे महसूस करके फहाद ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों की गर्मी में छुपा लिया। अमल के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। फहाद ने उसका हाथ छोड़ा, गाड़ी से निकलकर दरवाज़ा बंद करता अमल की जानिब गया। दरवाज़ा खोलकर उसको हाथ से पकड़कर गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। अमल बाहर निकली और फाज के गले में बाहें डालकर झारों कतार रोने लगी। जवाब में फाज ने उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर उसको मज़ीद अपने करीब किया। एक हाथ अमल के सर के पीछे, दूसरा उसकी कमर में डाले किसी बच्चे की तरह उसको अपनी आगोश में लेकर खड़ा रहा। कहीं आने जाने वाले उनको देख रहे थे, मगर किसी ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट पर ऐसे मनाजिर अक्सर औकात नज़र आते हैं। परदेसी वापस आकर जब एयरपोर्ट पे अपने प्यारों से मिलते हैं तो खुशी के आंसू बहाते हैं, साथ इस जुदाई के दर्द में रोते हैं जो सह कर वहाँ तक आए होते हैं, और जब वापस बैरूने मुल्क जा रहे होते हैं तो पड़ने वाली जुदाई पर रोते हैं, वसवसों पे रोते हैं। न जाने अब दोबारा ये चेहरे देखने नसीब होंगे। कभी आप पाकिस्तान आने वाले जहाज़ का माहौल देखिए, हर मुसाफिर का चेहरा खुशी से खिला हुआ होता है, रिलैक्स आने वाले लम्हों को सोच सोच कर मुस्कुराता हुआ। मगर जब जहाज़ पाकिस्तान से मुसाफिर लेकर जा रहा होता है तो जहाज़ के अंदर का माहौल बहुत खामोश होता है, हर बंदा उदास नज़र आ रहा होता है। फाज ने उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा, नम आंखों से मुस्कुराया। हेलो, अमल बोली। हाय। उसकी सफ़ेद शर्ट के कंधे पर मस्कारा लगा देखकर कहने लगी, तुम्हारी शर्ट ख़राब हो गई है। वो मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, मेरी ज़िंदगी बन गई है। उसकी बात पे अमल की हंसी निकल गई। वो उसको हंसते देखता रहा। अजीब धूप छाँव सा मंजर था। अमल ने अपना सर उसके कंधे पे रखा। फाज ने उसके बालों पे बोसा लिया। मानी खाला उठ जाइए, मम्मा कह रही है कितना सोना है। मानी ने कसमसाकर आंखें खोली। तुम कहाँ से आए हो? क्या मैं इतनी देर तक सोती रही हूँ कि तुम यूके से होकर भी आ गए हो? क्योंकि शायरी उनको जहाज़ में बिठाने के बाद कब का वापस आ गया था। उसके बाद रोने का सेशन चला, फिर कहीं मानी को नींद ने आ लिया। मूसा ने सर पीटा। क्या कह रही हैं, हम तो कहीं गए ही नहीं। मानी की सारी नींद उड़न-छू हो गई। उठकर बैठते हुए बोली, तुम्हारी माँ किधर है? मम्मी, वो नीचे बाबा को नाश्ता दे रही हैं। हैं, तुम लोग गए नहीं? मूसा ने उसके बराबर लेटते हुए सर नफ़ी में हिलाया। क्या हुआ था? क्या बाबा ने नहीं जाने दिया? नहीं, बाबा तो हमें अंदर छोड़कर वापस आ गए थे। मैं उनके लिए उदास हो गया। मम्मी रोने लगी और मेरा हाथ पकड़कर बाबा के पास ले आई। गाड़ी में मम्मा बाबा ने कुछ देर बात की, फिर मम्मा रोने लगी। बाबा ने उनको गले लगाया, फिर दोनों हंसने लगे। ईमान बोली, तुम इधर रुको, मैं अभी आई। अपना स्कार्फ गले में लपेटकर नंगे पैर नीचे को भागी। किचन से बातों की आवाज़ आ रही थी। फ्लैट का मैंने 2 माह का किराया एडवांस दिया हुआ है, मगर मुझे वहाँ से सामान उठवाना होगा। अमल को जवाब फाज दे रहा था। मैं हदीद को कह दूंगा, जब भी उसका लंदन का चक्कर लगा ये मामला देख आएगा। ईमान किचन के दरवाजे में हॉन्कों की तरह दोनों की शक्लें देखने लगी, फिर हैरत की इंतहा पे बोली, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? भाई साहब, मेरे कान क्या सुन रहे हैं? अमल की आंखों का मेकअप फैला हुआ था, जिसे उसने टिश्यू के साथ हल्का सा सेट किया था। काले ट्राउज़र पर सुर्ख कुर्ता पहना हुआ था, जिस पे काले धागे की कढ़ाई थी। अपने बालों को हाई पोनी में बांधा हुआ था। सर पे सफ़ेद स्कार्फ ओढ़ा रखा था, जो उसके सूट से मैच नहीं खा रहा था, मगर चूँकि वो किचन में काम कर रही थी तो बाल ढांपे हुए थे। अपने अज़ली एतमाद से बोली, ईमान, मैं अम्मी के घर में रहना चाहती हूँ। क्या तुम लोगों को कोई एतराज़ होगा? फाज कहता, मैं जहाँ कहूँगी वो वहीं घर बनवा लेगा, मगर मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अभी ने ये मकान बड़े शौक़ से बनवाया था, मैं इसको दोबारा से बंद करके नहीं जाना चाहती हूँ। जो पैसे हमने नई जगह बनाने में लगाने हैं, इस घर का जो थोड़ा बहुत काम होने वाला है वो करवा लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है फाज? तुम यहाँ रहना चाहती हो तो समझो आज से ये घर तुम्हारा है। मैं इसकी मार्केट वैल्यू पता करवा कर ईमान और शायरी को इसकी पेमेंट कर दूँगा। ईमान आगे बढ़ी और बहन को गले लगाया, ज़ोर से भींचा, फिर उसका गाल चूमा।
تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دے دی ہے۔ اللہ تمہارے چہرے پہ نظر آنے والا یہ سکون سدا سلامت رکھے۔ اپنا ارادہ بدلنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تمہارے جانے کا جان کر سارا خاندان اداس تھا۔ میں جا کر فیملی گروپ میں بتاتی ہوں۔ ایمان فاز کے پاس آئی۔ بہت مبارک ہو فاز بھائی، آخر آپ کی محبت اور آپ ہی کی لگن دونوں کی ہی جیت ہوئی۔ آپ کو وہ مل گئی جسے آپ چاہتے تھے، اور اللہ نے آپ کے لیے عمل کا دل بدل دیا۔ فاز نے مانی کے سر پہ پیار دیا۔ شکریہ مانی، خیر مبارک۔ عمل بولی، تم کیا ناشتہ کرو گی؟ ایمان بہن کو دیکھ کر پورے دل سے مسکراتے ہوئے بولی، نہیں ابھی میں اور موسیٰ سونے کے لگے ہیں، ساری رات تو ٹینشن کے مارے آنکھ تک نہیں لگی، ناشتہ اٹھنے کے بعد کروں گی۔ مانی وہاں سے یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ عمل فاز کو دیکھ رہی تھی۔ جب فاز نے اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ادھر آؤ، عمل اس کے پاس آئی۔ اس کو اپنے بالکل سامنے میز اور کرسی کے درمیان کھڑا کر کے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب کہو کیا کہنے جا رہی تھی؟ عمل نے میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کچھ کہنے جا رہی تھی؟ تمہارے تاثرات سے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ فاز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، نرمی سے اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے بولا، بولو، میں تمہاری شخصیت کے بعض پہلوؤں پہ بہت حیران ہوں۔ فاز نے اس کا ایک ہاتھ آزاد کر دیا، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے سامنے کھول کر اس کی لکیروں پہ انگلی پھیرنے لگا، بالکل آہستہ آہستہ، انگلی کو لکیر کے ایک سرے سے ٹریس کرتے ہوئے دوسرے سرے تک جاتا۔ مثلاً تم جس طرح سے موسیٰ کے ساتھ بات کرتے ہو، جس طرح تم نے اس کی تربیت کی ہے، تمہیں دیکھ کر کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ تمہاری طبیعت میں اس قدر نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ فاز بولا، کیسے پتہ چلتا؟ میں نے تو موسیٰ سے پہلے کبھی کسی بچے کو پیار تک نہیں کیا، بہن بھائیوں کے بچوں سے پیار تھا، مگر سب دور دور سے۔ عمل نے اپنا پہلو میں گرا ہاتھ اٹھا کر فاز کے گھنے بالوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں۔ فاز نے آنکھیں موند کر اپنا سر عمل کے جسم پہ ٹکا دیا۔ بولو۔ ہماری بہت لڑائیاں ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہا، تمہاری گفتگو بہت غیر مناسب بھی ہوتی تھی، مگر اس سب میں ایک چیز ایسی بھی تھی جو میں تمہیں کبھی کہہ نہیں سکی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم نے کبھی بھی مجھے گالی نہیں دی، کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر تم اس حد کو بھی پار کر جاتے تو میں کبھی تمہارے لیے نہ سوچتی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے رویے میں بہت سی باتیں غلط تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمہاری شخصیت میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ فاز اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے بولا، شکر ہے میرے اللہ نے مجھے اس قدر نیچے گرنے سے محفوظ رکھا۔ عمل اس کے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے مزید بولی، تمہارے اندر حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ میں اس بات پر آج تک حیران ہوں، بہت سوچنے پر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب میں یہاں سے گئی تھی تب مجھے ایمان اور شہری کے بارے میں یہ یقین کیوں تھا کہ تم ان کو سنبھال لو گے، تم ان کا خیال رکھو گے۔ مجھے ایک پل کو بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ تم ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے، اور یہی سچ ثابت ہوا۔ تم نے ان دونوں کو نہ صرف سنبھالا بلکہ مضبوط بھی بنایا۔ مانی کی تعلیم، پھر اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کروانا، شہری کو کاروبار میں لگانا، تم نے ابھی کا اعتماد سچ کر دیا، اور تمہیں اپنے بیٹوں کی جگہ رکھتے تھے وہ۔ اس معاملے میں تم نے خود کو ان کا بیٹا ہی ثابت کیا۔ ابھی اور امو تم پہ بڑے خوش ہوں گے۔ وہ بولا، عمل مجھے لگتا ہے وہ دونوں مجھ سے خفا ہوں گے۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جب چچا نے مجھ سے ہماری شادی کی بات کی تھی نا، چچا نے کہا تھا، فاز، عمل میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے، بڑے نازوں سے پالی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا۔ باپ کے الفاظ فاز کے منہ سے سن کر عمل کے آنسو بھر آئے۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی اسی طرح پیاری ہوتی ہے۔ میں نے ان کی بیٹی رول دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم اتنی مضبوط نہ ہوتی، تم بھی ہمارے معاشرے کی ان لاکھوں لڑکیوں کی طرح ہوتی جو ساری عمر ظلم برداشت کرتی ہیں مگر کبھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر پاتی ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں شادی تو ہے نا، شوہر تو ہے نا، چاہے برا ہی ہے، چاہے چیٹر ہی ہے، اور جو اس سوچ کی عکاسی کرتی ہیں کہ اگر مرد خراب ہے تو باہر کے لوگوں کا قصور ہے، کبھی اس کی صحبت پہ ڈال دیا اور پھر وہ مرد کی برائی کو خود ہی جسٹیفائی کرنے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی محبت کے نام پر، کبھی مالی طور پر، مرد کی محتاج ہونے کے نام پر۔ اگر تم خود اپنے لیے کھڑی نہ ہوتی، میں کبھی نہ بدلتا، کیونکہ مجھے اپنا عمل کبھی غلط نہیں لگا تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے عمل۔ عمل کے ہاتھ اس کے بالوں میں رک گئے، وہ سیدھا ہو بیٹھا، مزید کہہ رہا تھا، جس دن تم گئی تھی تم نے میرا منہ چوما تھا، مجھے ایسا لگتا ہے وہ تم نے اپنے دل سے کیا تھا، کیونکہ میں آج تک اس ایک لمحے کی قید سے نکل نہیں پایا ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے جہاں بہت اذیت کا باعث بنا ہے، وہیں مجھے اس کو سوچ سوچ کر خوشی بھی ملتی تھی، ایک امید بھی بندھاتی تھی کہ کیسی خوشی، کیسی امید۔ وہ کسی ٹرانس میں یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی۔ یہی کہ اگر ایک دن میں تمہارا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہاری محبت کا محور رہوں گا،
तब कैसा महसूस होगा जब तुम्हारी दिल नज़र में मेरे लिए नफ़रत या बेजारी के बजाय वारफ्तगी होगी। मैं हर रोज़ रात को इससे एक बात को याद करके खुद से सवाल करता था, क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब मैं तुम्हारी तवज्जो का मरकज़ बनूंगा, जब तुम मुझ पे सबसे ज़्यादा एतमाद करोगी, जब मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, जब तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वैसी ही तड़प होगी जो मेरे दिल में इस गुज़रे वक्त में पैदा हुई है। अमल का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। फहाज ने गहरी सांस खारिज की और किचन की खिड़की से बाहर आसमान पे नज़र डालकर उदासी से कहने लगा, चचा ने सच कहा था, मैं तुम्हें पसंद करता था, मगर ये वो वाली पसंद थी जिसमें मुझे तुम्हारा नखरा एक आंख नहीं भाता था, जिसमें मैं मुसलसल तुम्हें नीचा दिखाने का सोचा करता था। अब मुझे इल्म हुआ है कि तब जो तुम सब लड़कियों में मुझे नुमाया नज़र आती थी तो वजह तुम्हारा चेहरा या कद काट नहीं था, बल्कि तुम्हारा रवैया था। तुम अपनी बात कहने में कभी झिझकती नहीं थी, सिवाय मेरे। तुमने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। शादी के बाद तुम भाभियों को, मेरी बहनों को कपड़ों पर मशवरे देती थी। अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद उनके मेकअप कर रही हो। तब मुझे ये एहसास हुआ था कि तुम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो। मैं बहुत अरसा तुम्हें सेल्फ सेंटर्ड समझता रहा। अब एहसास हुआ है कि अगर तुम ख़ानदान में मुंह फट और बदतमीज़ मशहूर हुई हो तो इसके पीछे भी वजह मैं ही था, क्योंकि हर फैमिली फंक्शन में जानबूझकर मैं तुमसे कोई ना कोई ऐसी बात करता था जिस पर तुम भड़क कर मेरी माँ बहन एक करती थी। मेरी बात तुमने कभी बर्दाश्त नहीं की, हर दफ़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, और मैं ठहरा सारे ख़ानदान का लाडला चहेता सपूत। तो मेरी बेइज्जती करने पर सब तुम पे खफा होते थे, तुम्हें बदतमीज़ और मुँह फट बोल दिया जाता था। फिर मॉडलिंग की बात पे तो सब तुम्हारे खिलाफ थे। और वह मुस्कुरा रहा था। तुम्हें याद हो, शादी के बाद मैंने तुम्हें ऑफ़र की थी कि अगर तुम मेरे साथ अपना रवैया ठीक कर लो तो मैं ही वो आदमी हूँ जो तुम्हारा मॉडलिंग करने का शौक़ पूरा करवा सकता है। यहाँ पे फिर तुमने अपनी मजबूती का मुजाहरा किया। अपनी ख्वाहिश के सामने हार कर गलत आदमी को तस्लीम करने के बजाय मेरी ऑफ़र वापस मेरे मुँह पे मार दी। मैं तब सोच रहा था इस बात पे तो पक्का झुक जाएगी, मगर बाप रे, फाज कहका मार कैसा। तो वो भी मुस्कुरा दी, फिर होंठों को दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोककर एकदम से संजीदा हो गई। फाज सवालिया नज़रों से देख रहा था। वो बोली, मैं अच्छी बेटी और अच्छी माँ नहीं बन पाई। फाज ने उसका हाथ दबाया। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं मूसा को छोड़कर जो चली गई थी, ये चीज़ मुझे बहुत खाती है। तुम्हारा जाना ज़रूरी था। एक बात जो मैंने सीखी है, मियाँ बीवी साथी हैं, टीम वर्क है। एक ही गैर मौजूदगी में दूसरों को दोनों के हिस्से का काम करना होता है। और मुझे नहीं लगता कि मूसा के जो काम तुमने करने थे वो मैंने एक पल को भी इग्नोर किए हैं। मैंने तुम्हारी और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मूसा अभी छोटा है, मगर उसकी शख्सियत अभी से बड़ी मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी आदत और बात है जिसे देखकर कोई ये कहे कि हाय बाँ सर पे नहीं थी ना, इसलिए उसकी शख्सियत में ये कमी रह गई। यह बाप ने भेजा लाड प्यार से बेटे को बिल्कुल बिगाड़ दिया। तुम अगर यहाँ नहीं थी तो मेरी वजह से नहीं थी। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम कभी भी खुद को इल्ज़ाम दो या किसी किस्म के एहसास से जुर्म को पालो। जिस वक्त से हम गुजरे हैं ना अमल, अगर वो वक्त बीच में ना आता तो हम कभी भी एक फैमिली ना बन पाते। मगर तुम ये भी भूल रहे हो कि नतीजा इसके उल्ट भी निकल सकता था। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर मैं कोई मनफी बात ना सोचना चाहता हूँ ना करना चाहता, क्योंकि जब अल्लाह ने मेरे दिल को संभाल लिया तो फिर शिकवा कैसा। अमल उसके भंवर को छूते हुए रंधी आवाज़ में बोली, फाज, जब मैं अभी से मॉडलिंग की इजाज़त मांगा करती थी तो मैं उनके साथ बहुत बदतमीज़ी कर जाती थी। मैं अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांगती हूँ। वो बातें मैं दिल से नहीं करती थी, बस उससे मैं मुझसे निकल जाया करती थी। मगर मुझे अफसोस होता है कि उनके जाने से पहले मैं उनसे माफ़ी ना मांग सकी। फाज ने उसके आंसू साफ किए और नरमी से कहने लगा, पहली बात तो ये है कि एक बाप होने की हैसियत से एक बात कह सकता हूँ कि माँ बाप का दिल बहुत वसी होता है, वो औलाद से ज़्यादा दिल नाराज़ नहीं रह सकते। और दूसरी बात ये कि उनके दुनिया से जाने से पहले तुम्हारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो तुमसे खुश थे। चचा कहीं ना कहीं तुमसे तुम्हारी शादी करवाने की वजह से गिल्ट महसूस करते थे, मगर वो तुमसे नाराज़ नहीं थे। इसलिए ऐसा वैसा कुछ ना सोचा करो, बस उनके लिए ढेरों दुआएं किया करो। क्या तुम मुझे उनसे मिलवाने कब्रिस्तान ले चलोगे? वो धीमे से मुस्कुराया। कब चलना है? आज ही चलते हैं। मूसा थोड़ी नींद पूरी कर ले, क्योंकि सुबह वो जल्दी उठ गया था और मैं चाहती हूँ हम कुछ दिन गाँव में रहें। मुझे लगता है ताई अम्मी मुझसे खफा है। मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहूँगी। ताई अम्मी के बेटे के बारे में क्या ख्याल है? उसके साथ भी कुछ वक्त बिता लें। अमल हंसते हुए उसके चेहरे पे झुकी। फाज के चेहरे को साबका अंदाज में अपने हाथों के प्यालों में भरा। फाज की आंखें नीमबा थी, चेहरे पे दिल फरेब मुस्कुराहट। अमल ने पहले उसकी पेशानी पे अपने लिप ग्लोस का निशान छोड़ा, फिर लबों के करीब
فاز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، پوچھنے لگا، بیگم صاحبہ ناچیز پہ محبت لٹائی جا رہی ہے یا مروت؟ عمل ایک دفعہ پھر کھلا کر ہنسی۔ صاحب جی، محبت کا افسانہ تو وقت پر چھوڑتے ہیں، فی الحال اتنا جان لیں، مروت میں ہاتھ تو تھامے جا سکتے ہیں مگر منہ نہیں چومے جاتے۔ فاز اس کی گود میں دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، بیگم صاحبہ، آپ خاکسار کو خوش فہم بنا رہی ہیں۔ عمل نے اس کو ایک اور بوسے سے نوازا، اپنے ہونٹ ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے بولی، گاؤں میں جو ہمارا کمرہ تھا کیا آج بھی ہمارا ہے؟ وہ بتانے لگا، جس دن تم گئی تھی میں نے تمہارا سارا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا تھا، کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ تمہارا میک اپ، کریمیں، سب کچھ، ٹوتھ برش بھی، آئی میش۔ دوسری دفعہ میں نے کمرے سے ڈریسنگ ٹیبل ہٹا دیا تھا کیونکہ اس کے شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میرے شہر آ جانے کے بعد وہ کمرہ چھوٹی بھابھی نے بچوں کو دے دیا تھا، اب جب جاتا ہوں تو بیٹھک میں چارپائی بچھوا کر بستر لگوا لیتا ہوں۔ عمل پر امید انداز میں بولی، کیا وہ کمرہ ہمیں واپس مل سکتا ہے؟ فاز کو تعجب ہوا، کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ساری عمر میری اس کمرے سے یا اس گھر کے ساتھ تلخ یادیں وابستہ رہیں۔ میں وہاں رہ کر نئے سرے سے نئی اور خوبصورت یادیں بنانا چاہتی ہوں۔ پر اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم مجھ سے کتنی چھوٹی چھوٹی سی فرمائشیں کر رہی ہو۔ نہیں تو اور کیا، بحری جہاز مانگ لو، مگر اس کو رکھو گی کہاں؟ لاہور والی نہر میں یا گاؤں والے سیلابی نالے میں؟ عمل سوچتے ہوئے بولی، چلو تم بحری جہاز رہنے دو، اناروں کا باغ لے لینا۔ فاز ہنس پڑا، وہ آدمی یاد ہے جو ہمارے گھر ہر ہفتے اناروں کی پیٹی دے کر جاتا تھا؟ ایک دن اس کا فون آیا، کہتا، بھائی جی آپ اب انار کیوں نہیں منگواتے ہیں؟ یہ تمہارے جانے کے 2 ہفتے بعد کی بات ہے، جب میں دن رات ایک عذاب مسلسل میں جی رہا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر اس کی کال کاٹ دی، ساتھ ہی اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ ذرا سوچو سالہ میں کس ذہنی کیفیت میں گھوم رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عمر بولی، ہائے بیچارہ۔ فاز بولا، اور کچھ؟ میں چھمو کو کچھ تحفے دینا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے میرا بہت خیال کیا تھا، میں تمہارا غصہ بھی اس پہ نکال دیتی تھی مگر وہ برا نہیں مناتی تھی۔ ایسے لوگ کتنے درویش صفت ہوتے ہیں، یہ کہاں آسان ہوتا ہے۔ اور یہ کہ میں چاہتی ہوں تم وقاص کو اس کی فیملی سمیت اپنے یہاں آ کر رہنے کی پرزور پراسرار دعوت دو۔ وہ ہمارے پاس کم از کم 1-2 ہفتے تو رک کر جائیں، ہم ان کی خوب خدمت کریں گے، اپنے سارے روایتی کھانے کھلائیں گے، اپنے پنجاب کی سیر کروائیں گے، ان کو اچھے سے تحفے دیں گے کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ فاز منہ پہ پرسوچ انداز میں ہاتھ رکھ کر بولا، یہ تم میرے لیے پاکستان میں رہی ہو یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے رکی ہو؟ عمر ڈرامائی انداز میں بولی، تم تو اندر کی بات جان گئے، اب کیا ہوگا؟ تبھی ملازمہ نے بیرونی دروازے سے اندر پیر رکھتے ہی ہانک لگائی، ایمان بیٹی کدھر ہو؟ میں تمہیں ناشتہ بنا دوں؟ عمر راستے سے فاز کی ٹانگ پھیلان کر باہر کو آئی۔ کل خالہ کو جب عمل کے جانے کی خبر ملی تھی تو وہ بہت روئی تھی کہ اس کے جانے سے مالکن کا گھر پھر سے بند ہو جائے گا، اس لیے عمل اس کو مل کر خوش کرنا چاہ رہی تھی۔ وہی ہوا، عمل کو دیکھ کر ہی خالہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ خالہ، ایمان سو رہی اور ناشتہ میں نے بنا لیا ہے، آپ صفائی دیکھ لیں۔ بیٹی تم نے تو کہا تھا صبح 6 بجے ایئرپورٹ جانا ہے۔ گئی تھی خالہ، مگر تمہارے لیے واپس آ گئی ہوں۔ اب میں موسیٰ اور فاز صاحب بھی ادھر رہیں گے، اب اس گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ خالہ نے شکرانے میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرا شکر ہے، لکھ لکھ شکر ہے۔ چھوٹی چچی موسیٰ کے پیر پہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ رو رہا ہے۔ اوپر والے ہال میں گھر کی ساری خواتین جمع ہو کر ہاتھوں سے میدے کی سوئیاں بنا رہی تھی۔ اماں کی ساری بیٹیاں آئی ہوئی تھیں، نندیں بھی یہی تھیں۔ اتنی عوام تھی کہ ایک دن میں وہ لوگ 2 سے 2.5 کلو آٹا سوئیوں میں بدل دیتی۔ پچھلے 1 ہفتے سے انہوں نے 2 لوگوں کے لیے 5-5 کلو سوئیاں بنا لی تھی۔ سفید سوئیوں میں کہیں کہیں بیبی پنک اور نیلا ہرا دانہ آتا تھا۔ ان کے گاؤں کی سالوں کی روایتی تقریباً ہر گھر میں بیٹی گرمیوں میں میکے رہنے آتی تو واپسی پہ سوئیاں سامان میں شامل ہوتی تھی۔ عمل ہاتھ میں پکڑا آٹا گود میں رکھی گندم کی ڈالیوں سے بنی چھابی میں ڈال کر باہر کو بھاگی۔ موسیٰ کے رونے کی آواز سیڑھیوں سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی۔ عمل کو دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس ہوئی، اندھا دھند سیڑھیاں اتر کر اس تک پہنچی۔ دور سے موسیٰ کے گھٹنے پہ خون کی لکیر نظر آ گئی۔ اس کے قریب گئی تو گھٹنے سے تھوڑی سی سکن ہٹی ہوئی تھی۔ کٹ چھوٹا سا تھا مگر گہرا بہت تھا۔ عمل کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ہونک بنی، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتی جائے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ اتنے میں ولی کے دروازے سے فاز اندر آیا، دور سے پچکارتے ہوئے پیار بھری آواز میں بولا، اوہ موسیٰ کو چوٹ آ گئی ہے؟ موسیٰ روتے ہوئے بولا، جی بابا۔ اوہ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے ایک بچے کو کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا بولا، اس کے
भतीजे ने मूसा के सामने पड़े बॉक्स की तरफ इशारा करके कहा, चाचू वो तो पहले ही ले आए हैं, मगर चची को कुछ करना नहीं आता, देखिए वो तो खुद भी रोने लग गई है। फाज ने एक नज़र रोती हुई अमल पे डाली और मूसा के सामने पंजों के बल बैठ गया। उसने कॉटन निकालकर एक गोला बनाकर पानी में डुबोया और मूसा को बातों में लगाकर नरमी से उसका जख्म साफ करने लगा। ठंडा पानी लगने से मूसा मज़ीद रोने लगा। अमल के आंसुओं में भी तेज़ी आ गई। फाज ने मूसा का ध्यान बटाने को उसका पसंदीदा कुत्ते का टॉपिक छेड़ा। मूसा समद भाई कह रहे थे बिल्लो के बच्चे को बेच रहे हैं। मूसा रोना भूलकर झट बोला, बाबा वो बिल्लो का बच्चा नहीं है, उसका नाम जोजो है। बड़े बाबा ने वादा किया जोजो हमारे साथ शहर जाएगा। फाज ने उसके ध्यान बटने का फ़ायदा उठाकर फटी वाली जिल्द को सीधा करके कॉटन ऊपर रखकर ज़ोर से दबा दिया और यूं ही बातों से बातें निकालता गया। 2 मिनट दबाकर रखने की वजह से मूसा की ब्लीडिंग रुक गई। उसने कॉटन हटाई और खींचकर टेप लगा दी। उसके ऊपर सिपड़ लगाकर पट्टी लपेट दी। आधे घंटे बाद मूसा तो सब कुछ भूल भाल कर बाहर खेल रहा था, मगर उसकी माँ कमरे के वॉशरूम में बंद थी और रो रो कर आंखों की बुरी हालत की हुई थी। वो 10 दफ़ा दरवाज़ा खटखटा चुका था, मगर दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। आखिरी हरबे के तौर पर बोला, मैं दरवाजे के पेच खोलकर इसको उतार दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। लाल आंखें, लाल नाक, पसीने में डूबी हुई हालत ख़राब। वो गुस्से से बोला, ये क्या हरकत थी? मैं जानती हूँ दिल ही दिल में तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अब ऊपर ऊपर से हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं है। हैं अब ये क्या बकवास शरीफ है? मेरा बच्चा मेरे सामने ज़ख्मी बैठा हुआ था, मैं उसकी कोई मदद ही नहीं कर पाई। किस माँ को ये सब पता नहीं होता है। उस दिन मैंने उसको स्ट्रॉबेरी खिला दी जो खट्टी थी, उसका गला ख़राब हो गया। मरियम बोली, तुम कैसी माँ हो जिसको यही नहीं पता तुम्हारे बच्चे को क्या चीज़ सूट करती है, किस चीज़ के खाने से वो बीमार हो जाता है। मुझे इतनी शर्म महसूस हुई थी, कभी मैं उसको मच्छर वाला लोशन लगाना भूल जाती हूँ। सारी माँओं को पता अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। मुझसे कोई काम ठीक नहीं होता है। जब ये छोटा था मैं तब भी उसका पैम्पर बदलने में फेल हो जाती थी। फास मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर अच्छी माँ बनने वाले जरासीम ही नहीं है। वो जो बड़े गौर से उसको सुन रहा था, उसकी आखिरी बात पे हंसा तो फिर पागलों की तरह हंसता चला गया। पहले अमल ने उसको हैरत से देखा, फिर गुस्से से घूरा, फिर वार्निंग दी। जब वो फिर भी अपनी हंसी न रोक पाया तो अमल ने वॉशरूम से मग पकड़कर पानी का भरा और लाकर फास पे अंडेलने लगी। जब वो बाहर निकल गया अमल उसके पीछे बुड़बुड़ाई, कुत्ता, कमीना, मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ, इसको लतीफ़े लग रहे हैं। रात तक उसने फास से बात न की। सोने के लिए भी जल्दी लेट गई। जब वो कमरे में आया मूसा सोया हुआ था। वो सोने की कोशिश में थी। वो उसके पहलू में लेटकर बड़ी संजीदगी से बोला, वैसे क्या तो तुम ठीक ही रही थी। अमल के कान खड़े हुए। किस बारे में? वही जरासीम वाली बात। वो उसकी जानिब करवट लेकर परेशानी से बोली, तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? फाज मुँह के अंदर अपनी गाल को दंदी काट कर अपनी हंसी रोकने की कोशिश में था। बोला, हाँ मुझे लगता है तुम्हारे अंदर माँ वाले जरासीम कम है, जबकि मेरी भी बहुत ज़्यादा है। अमल जोश से उठ बैठी। बिल्कुल 100% दुरुस्त। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह मुत्फिक हूँ। तुम्हें मूसा के बारे में सब पता होता है, कब क्या करना है। फाज यकीन करो तुम एकदम परफेक्ट माँ हो। फाज ने बड़ा कंट्रोल किया, मगर हंसी छूट गई और शाम की तरह का दौरा ही पड़ा था। बाहर से अफजाल की आवाज़ आई, अमल ये तुम्हारा गधा आधी रात को क्यों हुनहुना रहा है? अमल ने जवाब दिया, अफजाल भाई मेरा ख्याल है ये आज घास खाना भूल गया है। साथ ही सराहना उठाकर फाज को मारना चाहा। उसने उसके हाथ से अचक लिया। यूँ मेरे पे हंसते हुए एकदम बुरे लग रहे हो। मैं जा रही हूँ, हंसते रहो। मूसा को भी उठा दोगे? फाज ने उसका बाजू पकड़कर अपने बराबर लिटाया। अमल का सर फाज के बाजू पे था। अपनी आंखों में आने वाले पानी को साफ करते हुए बोला, पहली दफ़ा सुना है कि किसी में माँ होने के जरासीम भी होते हैं। मेरी प्यारी अमल, जिन माँओं के साथ तुम खुद को मिला रही हो उन्होंने 2-2, 3-3 बच्चे पाले, जबकि तुम्हारा वक्त मूसा के साथ बहुत कम गुजरा है। अब इसको समझने जानने में वक्त तो लगेगा ना। कॉमन सेंस की बात है और इसको तुमने सर पे सवार करके हवा बनाया हुआ है। आई कुछ समझ? अमल के जवाब देने से पहले ही अमल का फ़ोन बजने लगा। फाज की तरफ पड़ा था। उसने उठाकर देखा, छोटी भाभी का नंबर था। फाज ने कॉल उठाकर सेल कान से लगाया। मैंने सुना हुआ था देवरानियाँ जेठानियाँ साजिशी होती हैं, मगर अब तो सबूत भी मिल गए। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ों से पता चल गया कि स्पीकर ऑन था। फातिमा भाभी बोली, फाज तुम्हारी कब से देवरानी जेठानी पैदा हुई हैं? वो बोला, जब से मुझे पता चला कि मेरे अंदर माँ वाले जरासीम मौजूद हैं और मेरी बीवी के अंदर नहीं है। अच्छा तो क्या इस दफ़ा बच्चा तुम पैदा करोगे?
جس طرح ہر رات آپ میری بیوی کو بہانے بنا کر باہر بلا لیتی ہیں، مجھے نہیں لگتا یہاں میری دال گلنی ہے، کل ہی شہر جا رہے ہیں۔ اچھا میں سامان پیک کروا دوں گی، ابھی عمل کو اوپر بھیج دو، بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈے ٹھار آم ہے، ساتھ میں میٹھا شہد آلو بخارا۔ عمل بولی بھابھی میں ابھی آئی، جبکہ فاض بولا اے سمد کی بیوی، اے افضال کی بیوی اور بہنوں، تم سب کے بچے میوں لڑکیاں بیاہ لائی جو آتے ہی تم سب کو آگے لگا کر رکھے، تم لوگوں سے حویلی کے کام بھی کروائے۔ مریم کی آواز آئی، میوں لڑکیاں ساتھ سے کام نہیں کرواتی بلکہ اس کی بڑی خدمت کرتی ہیں اور جہیز بھی بہت لاتی ہیں۔ فاض بولا تم لوگ اسی لالچ میں مرو گی، بیٹوں کی بولیاں لگانے والی شودھی عورتوں، اور عمل نہیں آ رہی ہے، وہ سو گئی ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ عمل بولی فاض اتنا رونے سے نا میرا شوگر لیول لو ہو گیا ہے۔ عمل تم پٹو گی، پلیز چلو نا، صرف 10 منٹ کے لیے چلتے ہیں، تم کل 10 منٹ کے لیے گئی تھی اور پورے 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی تھی، پلیز چلو نا، اگلے ہفتے تو ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، ہاں جیسے 100 سال کی مسافت پہ جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھوکھی ہی سو جاتی ہوں، لائٹ بند کر دو۔ وہ لیٹ گئی۔ فاض مسلسل اس کو گھور رہا تھا۔ 10 منٹ مطلب 10 منٹ، سنا تم نے، اب اٹھ جاؤ۔ عمل چھلانگ لگا کر اٹھی۔ فاض کے گال چٹکیوں میں بھر کر مسلتے ہوئے بولی جب تم منہ پھلاتے ہو نا سارے موسا لگتے ہو، ہائے تم کتنے پیارے لگتے ہو۔ فاض نے جوتا پہنا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے عمل نے تھام لیا، اپنا دوپٹہ لیا، جوتا پہنا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ عمل کا فون بج رہا تھا مگر وہ خود کمرے میں موجود نہیں تھی۔ موسا اپنی دادی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اپنی بہن کو مساج ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جب فون بجا تو اسی نے بیڈ پر سے اٹھ کر سائیڈ میز پر رکھا، فون ہاتھ میں لے کر کال اٹھائی۔ 2 سیکنڈ بعد فون کی اسکرین پر فاض کی تصویر ابھری۔ السلام علیکم موسا۔ وعلیکم السلام۔ بابا دیکھیے آیت کی مالش ہو رہی ہے اور وہ رو تو نہیں رہی ہے؟ موسا نے فٹ سے پچھلا کیمرہ کلک کر کے باپ کو بیڈ پر لیٹی آیت کی تصویر دکھائی۔ وہ اپنی بیٹی کو پیر کا انگوٹھا منہ کی جانب لے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ موسا نے اس کا پیر واپس کھینچتے ہوئے ٹوکا، اوہو آیت ایسے نہیں کرتے، کیا آپ بھوکی ہو؟ ساتھ ہی بلند آواز سے ماں کو بلانے لگا، مما دیکھیے نا آیت کو بھوک لگی ہے، وہ اپنا پیر کھا رہی ہے۔ عمل کمرے میں آئے تو دونوں بازوں میں بچی کے کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ شوہر کے فون سے بے خبر اپنی تائی سے مخاطب تھی، تائی امی کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ اماں جی پوتی کے پیروں کو نرمی سے دباتے ہوئے بہو سے پوچھنے لگی، وہ کیا؟ جب فاض گھر پر ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا گھر کتنا بھرا بھرا سا لگتا ہے، اور جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے جیسے سارا گھر خالی ہے۔ جہاں فاض اس کی بات پر ساکت ہوا تھا وہیں اس کی ماں کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر آنسو چمک آئے۔ انہوں نے عمل کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آیت کے طے ہونے والے کپڑے صوفے پہ ڈال کر ان کے پاس آئے، تبھی فون کی اسکرین پہ نظر پڑی، دونوں کی آنکھیں ملی۔ تائی امی نے عمل کی پیشانی چومی، ماں صدقے ماں واری، ماشاءاللہ میرے بچوں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ فاض کچھ سیکنڈ اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کال بند کر دی۔ عمل کے دل کو کچھ ہوا، خیال آیا ویسے بھی جب سے آیت ہوئی ہے جو چپ چپ سا رہنے لگا ہے، کیا اس کو میری بات بری لگ گئی ہے؟ مگر میں نے کچھ برا تو کہا نہیں ہے۔ انہی خیالوں میں گم اس نے آیت کے کپڑے طے کرنے کے بعد اس کی الماری میں رکھے۔ اماں نے آیت کو نہلا دیا، ساتھ ہی کپڑے پہنا کر اس کو عمل کے حوالے کیا۔ عمل اس کو فیڈ کروانے لگی، جس کے دوران ہی آیت سو گئی۔ اماں اور موسا وہاں سے چلے گئے۔ آیت کو لٹا کر اٹھی ہی تھی جب فاض لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ عمل جہاں تھی وہیں جم گئی۔ اب بولو اماں کو جو کہہ رہی تھی۔ عمل نے فاض کو دیکھا، پھر نیموا دروازے کو دیکھا، لبوں پر زبان پھیری، جلدی بتاؤ۔ عمل نے گہرا سانس بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو فاض کا سوال، اپنا جواب سب کچھ بھول گئی۔ فاض کو ایک دفعہ پھر یاد دلوانا پڑا، تم سے کچھ پوچھا ہے؟ جب تم میرے پاس ہوتے ہو نا اپنی ذات مکمل لگتی ہے، جب تم مجھے اس طرح سے دیکھتے ہو مجھے اپنا آپ خوبصورت لگتا ہے۔ وہ چند سیکنڈ تک اس کو دیکھتا رہا، پھر اس طرح آگے بڑھا جیسے شکار کے لیے بلا حملہ کرتا ہے۔ عمل کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کو ہوا میں اٹھایا۔ عمل کے منہ سے نکلنے والی آواز کو وہ اپنے ہونٹوں سے پی گیا۔ عمل نے دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال کر اس کو مزید اپنے قریب کیا۔ فاض اس کا منہ چوم رہا تھا جیسے کئی دنوں کے بھوکے کے آگے اس کی پسند کا کھانا آ گیا۔ عمل اس کو اس سے بھی بھرپور انداز میں جواب دے رہی تھی۔ فاض نے سر پیچھے کیا اور بولا، مائی پرفیکٹ وائف، جانتی ہوں اس دن کا میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے جنہیں فاض نے چوم لیا۔ فاض کوئی آ جائے گا، میں اماں کو بول آیا ہوں موسا اندر نہ آئے۔
अम्मा ने एकदम खुद को उससे दूर करते हुए खौफनाक नज़रों से उसको देखा। फाज का दिल उसकी नज़रों में धड़क रहा था। अमल के गुलाबी लब हल्के से सूज रहे थे। उसके गालों पर फाज की दाढ़ी रगड़ने से गाल टमाटर की तरह चमक रहे थे। ऐसा क्यों किया? तुम्हें शर्म ना आई? ताई अम्मी क्या सोचेंगी? यहीं कि उनके तरसे हुए बेटे को ना बीवी रात में मुयस्सर आती है, क्योंकि तब बच्चे जालिम समाज का किरदार अदा करते हैं। सुबह के वक्त कोई ना कोई आया रहता है। कसम से मैं तो तुम्हें बाहों में लेने को तरस गया हूँ। अमल ने दिलकशी से हंसते हुए फाज के चौड़े सीने पर मजाक से मुक्का मारा। उफ अल्लाह, तुम किस कदर झूठे हो। तुमने मुझे छिले तक के लिए गाँव नहीं जाने दिया था। रात को भी जिद करके बच्चों को काट में सुलवाते हो। इस कदर जालिम बाप हो। ये सब तुम्हारा कसूर है। मैं किसी काम का नहीं रहा हूँ अमल। फाज, तुम एक नज़र फ़ोन पर देखा है। हर काम छोड़कर भागा चला आया हूँ। तुम मुझे ज़बरदस्ती ऑफिस भेजती हो, हालांकि मैं ऑफिस का काम घर पे भी देख सकता हूँ। अम्मा से मेरी शिकायत क्यों की थी? क्योंकि मुझे डर आ गया था। कैसा डर? अमल ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरा हुआ था। दोनों नम आंखों से गहराई तक एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे, जैसे तुम्हारी नज़रें किसी दीवाने की तरह मेरा ताक़ुब करती हैं। मुझे डर लगता है तुम्हें किसी की नज़र न लग जाए। आयत के अकीके पर सारी फैमिली और दोस्तों ने यही बात मेरे से दोहराई थी। क्या बात? सब कहते हैं अमल बड़ी खुश नसीब है, क्योंकि फाज को अमल के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता है। फाज, मैंने एक बात नोट की है, जब से आई तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम बहुत खामोश से हो गए हो। ऐसा क्यों है? मैं डर गया हूँ। किस बात से? मौलवी ने मुझसे कहा था जब तुम बेटी के बाप बनोगे तब तुम्हें समझ आएगी। जब मैं आयत को तुम्हारी जगह रख कर सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है। अगर खुदा न खास्ता इसको कोई फाज मिल गया, मैं तो उस साले को जान से मार दूंगा। तुमने खुद ही कहा था ना कि ना मनफी बात करनी है ना मनफी सोचना है, तो फिर ये सब अजियत वाले बातें भी छोड़ दो। तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई है। फाज की सांस फूल रही थी जब उसने अमल से कहा, बाद में पूछ लेना। एक बात बताओ। नहीं, एक जवाब अभी देना होगा। पूछो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अमल की आंखों के कोने से आंसू निकलकर गाल पे फिसल गया। उसने कब सोचा था कि आने वाले वक्त में ये फाज उसके लिए ऑक्सीजन का दर्जा इख्तियार कर जाएगा, जिसको ना देखने से सांस अटकती महसूस हो। फाज, यस, कभी मुझसे उकता भी जाओ ना तो मुझे बताना मत, क्योंकि तुम्हारे बगैर अब ज़िंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं रहा है। बेबी से द डैम वर्ड्स दैट यू लव मी। वही तो कह रही हूँ, बोलो। फाज, सुन रहा हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ख़त्म शुद्ध। ओह माय गॉड, इतना अच्छा नावल था यार। मतलब मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। मैंने इतने नॉवेल्स पढ़े हैं जिनमें इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, कपल्स की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, और एंड पर बस 2-3 फ़िक्रे होते हैं जिनमें उनकी सुलह हो जाती है। यार ये कितना खूबसूरत था कि उनकी प्रॉपर जर्नी बताई, वो किस किस तरह से अजाला करता है। पूरी एक तरह से कह लो कि ये लास्ट एपिसोड इसी सिलसिले में थी कि वो वापस आती है, वो उसको कैसे मनाता है, उसको कैसे अहमियत देता है, उसको कैसे फिर पूरे ख़ानदान में सुरखरू करता है, और कैसे अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। यार मतलब बहुत ही अच्छा था ये नावल, मुझे बहुत पसंद आया, और इसकी स्टोरी भी बहुत जानदार थी और बहुत मज़े की थी। मैं कहूँगी बहुत ही वो लोग होंगे ना जो ये नावल मिस करेंगे। अगर आप लोगों की कोई ऐसी फ्रेंड जो नावल्स पढ़ती हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। मैंने बहुत सारे नावल्स पढ़े हैं, मतलब कोई दिल को यार लगते हैं ठक करके। तो ये नावल ना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, इसीलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे नावल्स को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बहुत दफ़ा हकीकत भी बयान करती हूँ। मतलब मुझे कुछ लग रहा होता है तो मैं बोल देती हूँ कि यार कुछ बोर सा है, अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है, होपफुली कि आगे कोई कहानी बन जाए। लेकिन ये नावल ऐसा नावल था, पहली एपिसोड से जैसे स्टार्ट हुआ है एंड तक इसका क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ। इस नावल ने अपना क्रेज़ बनाए रखा, और आप लोग भी मेरी इस बात से इत्फाक करोगे, और आप लोगों को भी पता ही होगा कि कैसे आप लोगों ने एक एक एपिसोड को एंजॉय किया होगा और भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। मैं तो समझ सकती हूँ कि इसको दूसरी दफ़ा भी आप लोग सुन सकते हो, या फिर मैं इसको दूसरी दफ़ा भी पढ़ सकती हूँ, इतना मज़े का ये नावल है। तो खैर होपफुली कि हमें इस तरह के नावल्स मिलते रहे, इस तरह की अच्छी अच्छी तहरीर मिले, तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आए और आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आए। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। इस चैनल पर कोशिश है कि अच्छे अच्छे नावल्स ही प्रोवाइड किए जाएँ, तो आप लोग रेगुलर इस चैनल पर आया करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक
آپ لوگ فار ایور بک ہیون چینل پر نہیں گئے، وہاں پر بھی میں نے کوشش تو کی ہے کہ کچھ نیا سٹارٹ کروں، تو ہوپ فلی کہ اب تک کر دیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔